हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्रैक्टिकल साइंस विद अनिल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला टॉपिक हम इसमें लेते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस वी कॉल इट मैटर। मीन्स कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और जो जगह घेरती है हम उसको मैटर बोलते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड दे ऑल आर मैटर्स। चलिए अब बात करते हैं, कैन वी क्रिएट एनी चेंज इन द मैटर? यस, कर सकते हैं। कौन सा? फिजिकल चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पेपर को मोड़ दीजिए आप, वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि मोड़ने से पहले और मोड़ने के बाद में वो पेपर ही है, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ है। तो इस तरह का चेंज जिसमें शेप चेंज हो जाए या कोई और चेंज आ जाए उसमें, लेकिन ओरिजिनल मैटर मटेरियल वही रहे, हम उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो हम किसी भी मैटर में फिजिकल चेंज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा चेंज हम कर सकते हैं केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल, पेपर को अगर आप जला देते हैं तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। मींस के पेपर का जलना एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया है। जलने से पहले हमारे पास में पेपर था, बट आफ्टर बर्निंग इट इज़ ऐश। जलने के बाद वो राख में बदल गया, एक नई चीज़ बन गई है। तो केमिकल चेंज जब जब होता है तब तब नई चीज़ बनती है, और जो पहले जो चीज़ थी वो अपनी सारी क्वालिटी खो देती है। जैसे पेपर ने अपनी सारी क्वालिटी खो दी। पेपर का कलर वाइट था, बट अब ऐश का कलर ग्रे हो गया है। सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट केमिकल चेंज आर एक्चुअली दोज चेंजेस इन विच ऑलवेज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं केमिकल चेंज की हम। The process in which the original substance lose its nature and identity and form new substance with different properties is called chemical change। मतलब केमिकल चेंज वो होता है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी नेचर और अपना आइडेंटिटी खो देता है और नया सब्सटेंस बना लेता है। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसके पास में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हर केमिकल चेंज के साथ में एक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ दैट एवरी केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। चलिए अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। When two or more substances react or combine with each other, they form new substance. It is called a chemical reaction। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, रिएक्ट करती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहले हमारे पास में मैग्नीशियम था, बट जलने के बाद में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सो ये छोटी सी एक्टिविटी ये प्रूव करती है दैट वेन एवर वी बर्न मैग्नीशियम इट कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। नाउ if we check the activity, we have taken magnesium ribbon and we have cleaned it with a sandpaper, and after that we have burned it. When magnesium ribbon burns, it gives a dazzling white flame. Remember this thing कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है वो dazzling white flame देता है और कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि राख है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की जो राख है उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमने उसे सैंड पेपर से साफ क्यों किया? द रीज़न इज दैट मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है जो हवा में होती है, और उसकी चारों तरफ एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो जब आप उसे जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसे जलने नहीं देगी। तो सैंड पेपर से जब आप उसे साफ कर देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और मैग्नीशियम रिबन इजीली जल जाता है। चलिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ये कह दीजिए हर केमिकल रिएक्शन अपने साथ कुछ क्वालिटीज़ लेकर चलती है या कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चलती है। पहला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस बन सकती है। इट डजेंट हैपन ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। दूसरा, प्रेसिपिटेट बनता है, कलर में चेंज आता है,
टेम्परेचर में चेंज आता है और स्टेट में भी चेंज आ जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और द सब्सटेंस दैट वी हैव टेकन टू कैरी आउट एनी केमिकल रिएक्शन। अब इन पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके होने से गैस बनती है, जैसे जिंक हमारे पास में है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास में है, उसे हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इस एक्टिविटी में, इस रिएक्शन में होता ये है कि हाइड्रोजन गैस के बनने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है, एक तो गैस का बनना और दूसरा टेम्परेचर का बढ़ना। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, बट प्रेसिपिटेट होता क्या है चलिए देखते हैं। A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. कोई ऐसी सॉलिड चीज़ जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कई बार ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो डिजोल्व नहीं हो पाता और इजीली विजिबल हो जाता है। जैसे हम हमारे यहाँ, मेरे पास में यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है और लेड नाइट्रेट है। In one beaker we have lead nitrate, another beaker we have potassium iodide, but when we mix them, they react with each other and form a new substance that is lead iodide, और a lead iodide जो है ये एक precipitate है, means it doesn't get mixed in the solution, वो अलग दिखता है। So remember, yellow colored precipitate will form whenever potassium iodide and lead nitrate react with each other। चलिए अगला जो क्वालिटी है दैट इज़ चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके होने से चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, मीन्स जो कलर है वो बदल जाता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल मटेरियल लिया है सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। जब इसके साथ सिट्रिक एसिड रिएक्ट करती है तो पर्पल कलर खो देता है पोटेशियम परमैंगनेट और वो कलरलेस हो जाता है। तो ये एग्जांपल ये प्रूव करने के लिए हो गया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें चेंज आ जाता है कलर में। ये इसका एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड डाला लेमन जूस की हेल्प से, बिकॉज लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, सो इट बिकम्स कलरलेस। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है क्विकलाइम का, इसको आप चूना बोलते हैं। Whenever quicklime and water reacts with each other, temperature increases. Okay, see this activity। हमने क्विकलाइम लिया एक बीकर में, उसमें धीरे धीरे पानी डाला और जब आप उसे टच करेंगे बीकर को, आपको ये महसूस होगा कि बीकर बहुत गर्म हो गया है। तो ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि जब क्विकलाइम रिएक्ट करता है पानी से तो वो नई चीज़ बनाता है, दैट इज स्लेक्ट लाइम। बट नई चीज़ बनाने के साथ साथ क्यों बना रहा है नई चीज़? क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा नई चीज़ बनती है। बट ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। चलिए पांचवा है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो स्टेट में भी बदलाव आता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है बर्निंग ऑफ द वैक्स। जब वैक्स जलता है, ध्यान से सुनिए, बर्निंग नॉट मेल्टिंग ऑफ द वैक्स। व्हेन wax burn, this is a chemical change. Burning of wax is a chemical change along with the physical change also। अब देखिए इस एग्जांपल को, जब हमने वैक्स को जलाया तो ये वैक्स कन्वर्ट हो गया पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी नई चीज़ बन गई, यानी केमिकल रिएक्शन है। और वैक्स हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में था, बट जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है वो गैसेस फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि burning of wax is a combination of physical change as well as chemical change। So water and carbon dioxide, they are new substance, as well as state has also changed। So change in state, remember change in state is a characteristic of a physical change। चलिए अब बात करते हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो हमने देखा, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और आप उस केमिकल रिएक्शन को पेपर पे लिख के दिखाते हैं, पेज पर लिख के दिखाते हैं, तब जो हमने लिखा है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन।
तो अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं केमिकल इक्वेशन का। ए और बी हमारे पास में दो चीज़ें हैं, वो दोनों आपस में जुड़ती हैं, कह दीजिए रिएक्ट करती हैं, और उनके रिएक्ट करने से सी और डी ये नई चीज़ें बनती हैं। तो ये हमने ये दिखाया कि हमारे पास में पहले ए बी था और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, उनके केमिकल रिएक्शन होने से नई चीज़ बन गई जो जिसका नाम सी और डी है। तो इस केमिकल इक्वेशन में ए और बी जो हमने लिए हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो सी और डी जो प्रोडक्ट बने, जो सी और डी जी बने हैं, दे आर प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शन को हम एक एरो की हेल्प से शो करते हैं। एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट एक्चुअली वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट वो होता है नया सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने से बनता है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये हमारे पास में रिएक्टेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और इनके मिलने से पानी बनता है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन वर्ड यूज़ किया है, ऑक्सीजन वर्ड यूज़ किया है और वाटर वर्ड यूज़ किया है। तो अब जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसे हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, ना कि केमिकल इक्वेशन। नीचे हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं, हाइड्रोजन का H2, हाइड्रोजन गैस का H2, ऑक्सीजन गैस का O2 और पानी का H2O। तो नीचे वाली जो इक्वेशन है वो है केमिकल इक्वेशन और ऊपर वाली जो है वो है वर्ड इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को शो कर रही हैं, एक वर्ड की फॉर्म में और एक सिंबल्स या कह दीजिए फॉर्मूला की फॉर्म में। So we can say in the first equation words were used, and in the second equation symbols or we can say the formulas were used. So in this way we can say that chemical equation or word equation shows the chemical reaction. चलिए जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये कि रिएक्टेंट का जो फॉर्मूला है या कोई सिंबल है वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड में लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन रहता है। जब प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए दो प्रोडक्ट बने हैं, तो दोनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच में प्लस का साइन होगा, साथ ही साथ उनका हम सिंबल और फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो हमेशा राइट हैंड में लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड में साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो भी होता है, एंड दिस एरो पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स मीन्स ये एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ शो करता है। चलिए अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितनी तरह की हो सकती हैं। केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं। पहली है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा नाम है इसका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So we can say that we have two types of chemical equation, unbalanced chemical equation and balanced chemical equation. पहले हम देख लेते हैं unbalanced chemical equation, definition देखते हैं। An equation in which number of atoms of different elements is not equal on the two sides of the equation। मतलब ये कि जो एटम्स होते हैं दोनों तरफ उनकी संख्या बराबर नहीं मिलेगी, अनबैलेंस्ड मिलेगी। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, आयरन पानी से रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर आप चेक करें नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड्स, यू विल फाइंड दैट आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ द एटम्स आर नॉट इक्वल इन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ इनके एटम्स जो हैं वो बराबर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते लेफ्ट और राइट साइड में, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ऐसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये कि दोनों तरफ जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के उनको बराबर कर देना, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन वॉज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। An equation in which the number of atoms of each element on the two sides of the equations are equal is called a balanced chemical equation. हमने वही वाली इक्वेशन ली है बट हमने उसको अब बैलेंस कर दिया है। बैलेंस करने के बाद में इफ़ यू चेक इट
यू विल फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। अगर हम ध्यान से देखें, आयरन के जो एटम्स हैं दोनों तरफ 3 हैं, हाइड्रोजन के भी 8-8 हैं और ऑक्सीजन के भी 4-4 हैं। चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। क्लास 9th में आपने एक लॉ पढ़ा था, उसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। वो जो ये कहता है, इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। अब किसी केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेज, कि जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अगर वो गैस है तो हम स्मॉल g लिखते हैं ब्रैकेट में, अगर वो लिक्विड है तो हम स्मॉल l लिखते हैं ब्रैकेट में, और अगर वो सॉलिड है तो स्मॉल s लिखते हैं ब्रैकेट में। और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो पानी होता है। जैसे हमने नमक लिया और पानी लिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना है, इसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज हियर द सॉल्वेंट इज वाटर। तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास में है तो हम उसके लिए हम लिखेंगे AQ। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, CO2 जो कि एक गैस है तो हमने स्मॉल g लिखा। H2O जो कि पानी है, लिक्विड फॉर्म में होता है तो हमने L लिखा। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, सॉलिड फॉर्म में है तो हमने S लिखा। और O2 जो कि एक गैस है तो हमने G लिखा, स्मॉल g लिखा। और ये एरो देखिए, ये एरो हमेशा रिएक्टेंट से हमेशा प्रोडक्ट की तरफ जाता है। अब नेक्स्ट रूल, कंडीशन भी लिखनी पड़ती है जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी से रिएक्शन करती है तो ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन गैस बनाती है, जो कि एक्चुअली एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस कंडीशन में होती है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो कंडीशंस होती हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर या फिर नीचे। फोटोसिंथेसिस याद रखिएगा एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। कई बार कुछ केमिकल इक्वेशन में हम कैटलिस्ट का भी प्रेजेंस शो करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं देख लेते हैं। कैटलिस्ट एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं जो कि ना तो रिएक्टेंट होते हैं ना प्रोडक्ट होते हैं, बट ये कैटलिस्ट या तो रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं या उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं या फिर कभी कभी घटा भी देते हैं। यहाँ हम देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड जो है, जब हम उसको गर्म करते हैं, जो डेल्टा का निशान है वो ये शो कर रहा है कि हमने जो सब्सटेंस है, हमारे पास यहाँ एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, हमने इसे गर्म किया। गर्म करने से वो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में बदल गया, तो वो ये 2 प्रोडक्ट बन गए हमारे। तो यहाँ हमने लिखा MnO2, ये कैटलिस्ट है, तो ये होता है कैटलिस्ट। हेयर MnO2 विल नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ना तो रिएक्टेंट की तरफ ना प्रोडक्ट की तरफ। उसका काम सिर्फ एक ही है, या तो रिएक्शन को स्टार्ट कराना या बढ़ाना। यहाँ पर MnO2 का फंक्शन है कि KClO3 जो है उसकी रिएक्शन को बढ़ाए, तेजी से वो कन्वर्ट हो जाए KCl में और ऑक्सीजन गैस में। अगला, जो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं कई बार, अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन किया है और उसमें प्रोडक्ट बने हैं बट वो प्रोडक्ट गैस बने हैं, तो उनको हम शो करते हैं एरो से। जैसे देख लीजिए, पहले इक्वेशन में देखिए, ये जो जिंक है वो H2SO4 से रिएक्शन करता है और बनाता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ये बना है, ये प्रोडक्ट बना है। तो जब जब कोई गैस बनती है और वो प्रोडक्ट होती है तो उसे हम एरो से शो करते हैं, और वो एरो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। दूसरे में देखिए AgNO3 है हमारे पास में, और उसको हमने रिएक्शन किया है NaCl से, तो हमें AgCl बन गया। AgCl एक प्रेसिपिटेट है, जो भी हमने पीछे भी बात की थी। AgCl एक प्रेसिपिटेट है तो, और सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को अब हम हमेशा एक एरो से शो करते हैं, और एरो का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है। अब कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके होने से या तो हीट एनर्जी बनती है या वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो देख लेते हैं 2 तरह की कौन कौन सी वो केमिकल रिएक्शंस हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बनती है उनके होने से,
उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स हीट एनर्जी बन रही है, तो हम उस हीट को प्रोडक्ट की तरफ लिखते हैं और प्लस हीट करके लिखते हैं। इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड हीट जो बनी है उसे हम किस तरफ शो करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ, और लिखेंगे प्लस हीट। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो जब होती हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, तो उस हीट को, प्लस हीट को हम लिखते हैं रिएक्टेंट की तरफ प्लस हीट करके। यानी जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो एनवायरनमेंट में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। So when N2O2 react with each other, converts into nitric oxide, that is an example of endothermic reaction because this reaction absorb heat. अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर एक क्विज़ है और आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको अपने मोबाइल के QR कोड स्कैनर से इसको बस स्कैन करना है और जैसे आप इसको स्कैन करेंगे आप एक क्विज़ में पहुंच जाएंगे और आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।